हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का जो जो चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा था उसका 38 नंबर चैप्टर लेकर आया हूँ। हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको आर्क मास्टर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस ऐप पर मिल जाएगा। यह निम्मी का ही लाइन बाय लाइन है। कोई भी एग्ज़ाम होता है आपका, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होगा, वह सारा का सारा एग्ज़ाम वह निम्मी जो बुक होता है उसी से उठाया जाता है। तो हम उसी बुक को एक एक करके इसमें जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या है इसमें। यह जो टॉपिक है वह डिस्टोर्शन का टॉपिक है। डिस्टोर्शन आर्क एंड गैस वेल्डिंग में जो डिस्टोर्शन होता है वो डिस्टोर्शन का यह टॉपिक है। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। देखिए, काउज ऑफ डिस्टोर्शन यानी विकृति जो होती है। डिस्टोर्शन जो क्या है, डिस्टोर्शन मीन्स जब हम कोई वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए प्रॉपर हम साइज और शेप में रखते हैं उसको। वेल्डिंग करने के लिए उसको प्रॉपर साइज एंड शेप में डालते हैं, लेकिन जब वेल्डिंग कर लेते हैं तो उसका जो साइज है, शेप है, वो चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसी को डिस्टोर्शन बोलेंगे। यानी जिसको हम वेल्डिंग करना चाह रहे थे, जिस आकृति में करना चाह रहे थे उस आकृति में रखा, ठीक है, वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग के बाद उसका आकृति चेंज हो जाता है। यानी थोड़ा सा इधर खसक गया, इधर खसक गया, टेढ़ा बाकुल हो गया, तो इस तरह का जो सिस्टम हो जाता है जॉब में, तो वह जॉब ही डिस्टोर्शन कहलाता है। तो डिस्टोर्शन होता क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आर्क वेल्डिंग के दौरान ज्वाइंट के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है, ठीक है। जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जॉब में जब वेल्डिंग करते हैं तो देखिए, इतना बड़ा अगर जॉब है, ठीक है, बीच में अगर हमको वेल्डिंग करना है, ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है, तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर हम आर्क बनाते हैं, ठीक है। आर्क बनाने के बाद यहाँ का तापमान जो है आपको एक मेल्टिंग पॉइंट तक चला जाता है, माइल्ड स्टील के 1600 आसपास। उसके बाद यहाँ तक हीट इफेक्टेड जोन रहता है, यानी इससे ज़्यादा हीट, इससे कम हीट यहाँ पर रहता है, ठीक है, दोनों साइड। फिर उससे कम इधर हीट रहता है, ठीक है। यानी आपको विभिन्न भागों में विभिन्न तापमान देखने को मिलेगा। यानी ज्वाइंट के विभिन्न भागों में, यानी विभिन्न भाग हो गया, यहाँ या जहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है तो यहाँ की तापमान है, यहाँ के तापमान में अंतर है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर जो है, जब यहाँ वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ तो तापमान नहीं है, यहाँ तो गर्म नहीं है, तो फिर इसकी तापमान की बदौलत फिर यह तापमान कम होता है। तो विभिन्न तापमान जो है अलग अलग होते हैं। यानी ज्वाइंट के जो आसपास के तापमान हो गया या जॉब का तापमान हो गया, वेल्डिंग के दौरान क्या होगा, वह अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तापमान के अंतर होने के कारण, यानी यह जो तापमान का अंतर हो रहा है, यानी यहाँ गर्म, यहाँ ठंडा, उससे गर्म यहाँ, सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ, यानी एक ही जैसा गर्म तो टोटल नहीं है। क्लियर? यानी अलग अलग गर्म है एक ही जॉब में। तो यही अंतर होने के कारण धातु अलग अलग मात्रा में फैलती है। क्या होता है? अलग अलग मात्रा में फैलता है। यानी अगर यहाँ जितना गर्म है तो यहाँ ज़्यादा फैलेगा, फिर उससे कम है तो यहाँ पर उससे कम फैलेगा, यहाँ पर पूरा ठंडा है तो यहाँ पर सफाई नहीं फैलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अलग अलग जो है तापमान होने के कारण धातु का जो फैलना होता है, सिकुड़ना होता है, वह अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरह से फैलता है, एक्सपेंशन करता है, ठीक है। वेल्डिंग के बाद ठंडा होने पर धातु अलग अलग मात्रा में सिकुड़ता है। क्या समझे? यानी फैल गया सबसे पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ फैला, उससे कम यहाँ फैला, सबसे ज़्यादा, सबसे कम इधर फैला, ठीक है, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। लेकिन जब सिकुड़ेगा, ठीक है, सिकुड़ेगा तो सबसे जल्दी ठंडा इधर होगा, तो इधर जल्दी सिकुड़न होगा। जिधर में ठंडा कम होगा, ठंडाएगा, तो सबसे जल्दी कौन ठंडाएगा? सबसे जल्दी तो इधर की चीज़ जो ठंडाएगा। समझ में आ रहा है? इधर जो है यह जल्दी ठंडाएगा, उसके बाद ये ठंडाएगा, और उसका सबसे लास्ट में ही ठंडा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हीट है। तो ठंडा होने का भी समय अलग अलग होगा, गर्म होने का भी तापमान अलग अलग होगा।
तो ठंडा भी सिकुड़ता भी उसी हिसाब से है, अलग अलग, और फैलता भी अलग अलग है। यानी मेटल में जो अपना स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरह से फैलता है, अलग अलग तरह से वह सिकुड़ता है। तो जब किसी चीज़ में अलग अलग फैलेगा, अलग अलग सिकुड़ेगा, तो फिर उसका जो है उसमें डिस्टोर्शन यानी उसका एक अलग बन जाना, तरह का बन जाना स्वाभाविक है। प्लेट मेटल एक ठोस वस्तु होने के कारण सभी भाग स्वतंत्र रूप से फैल या सिकुड़ नहीं सकते हैं। देखिए ठोस वस्तु होता है, जैसे आप तरल है, तो तरल को सिकुड़ना और जो गर्म होना यह स्वतंत्र है, वो आपको स्वतंत्र जो है आप गर्म करते हैं तो उस तरह से गर्म हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, चाहे फैल जाएगा। लेकिन यह जो है ठोस है, मेटल क्या है, ठोस है। तो ठोस है तो वह स्वतंत्र नहीं है फैलने के लिए, क्योंकि वह अलग नहीं है, वो एकदम पूरा हार्ड रहता है। तो कोई फैलता है, कोई नहीं फैलता है, कोई सिकुड़ता है, कोई नहीं सिकुड़ता है, क्योंकि उसके हीट के हिसाब से वह सिकुड़ता फैलता है। तो अब वो हिसाब से यह क्या करता है, स्वतंत्र रूप से या नहीं फैल सकते हैं। इस असमान एक्सपेंशन या कंस्ट्रक्शन से ज्वाइंट में आंतरिक यानी जो खिंचाव होता है, खिंचाव सिकुड़ती है और फैलती है, उससे क्या होता है, ज्वाइंट में आंतरिक स्ट्रेस उत्पन्न होता है। क्या होता है, ज्वाइंट में क्या होता है, आंतरिक स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। यही स्ट्रेस वेल्डेड जॉब के आकार एवं आकृति में अस्थायी परिवर्तन कर देता है। क्या समझे कि यही जो आपको असमान जो है हीटिंग होती है, तापमान होता है, वही जो है असमान तापमान इसको क्या करता है, आकृति को एक्सपेंशन जो फैलता सिकुड़ता है, अलग अलग तरह से फैलता सिकुड़ता है, तो ये आकार को क्या करता है, ज्वाइंट में आंतरिक स्ट्रेस हुआ, ठीक है, आंतरिक स्ट्रेस हुआ, और स्ट्रेस के कारण वह अपने को स्ट्रेस होगा नहीं, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम खींचेगा, यहाँ उससे कम खींचेगा, वहाँ कम खींचेगा, इस तरह से खिंचाव अगर मेटल में कम ज़्यादा होगा तो आपको स्ट्रेस होने के कारण क्या करता है, वह मेटल परिवर्तित हो जाता है, पूर्ण रूप से परिवर्तित अस्थायी रूप ले लेता है, और अस्थायी रूप लेने के कारण जिसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यानी विकृति, यानी आकार को चेंज कर लेना। समझ गए होंगे। क्या समझे कि वेल्डिंग के दौरान तापमान जो है ज्वाइंट के अलग अलग भागों में अलग अलग होती है, जिसके कारण उसका फैलाव भी अलग अलग होता है, और फिर सिकुड़ना भी अलग अलग होता है। तो फैलना भी अलग अलग, सिकुड़ना भी अलग अलग, जिसके कारण क्या होता है, मेटल में स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस क्या करता है, मेटल की आकृति को चेंज कर देता है। ओके, चलिए अभी वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, जिस तरह से हम लोग अभी समझाए थे, क्योंकि यह इस तरह से फैलता है, ठीक है, मेटल जो फैलता है इसका यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। डिस्टोर्शन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। डिस्टोर्शन कौन कौन सा होता है, तो मुख्यतः 3 प्रकार के डिस्टोर्शन होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार का डिस्टोर्शन होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन, क्लियर, ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन, क्लियर, एंगुलर डिस्टोर्शन। क्या समझे, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई में जो कमी आ गई, लंबाई में जो लंबा है वह लंबाई में कमी आ गया या बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन। चौड़ाई में कम जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वह ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन। एंगुलर यानी एंगल हम बनाए हुए हैं, मान के चलिए टी जॉइंट बनाए हुए हैं, ठीक है, वेल्डिंग इधर से किए, इधर में खींच लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये एंगल एंगुलर डिस्टोर्शन, क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन में फ्लैट वेल्ड की लंबाई की दिशा में मुड़ जाती है। फ्लैट वेल्ड जो होता है ना, फ्लैट वेल्ड जो होता है, वेल्डिंग जो जैसे किया, वेल्डिंग किया हुआ है, लंबाई की दिशा में यह ऐसे करके मुड़ गया, ठीक है। ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन में फ्लैट चौड़ाई की दिशा में सिकुड़ जाती है, ठीक है, चौड़ाई की दिशा में सिकुड़ जाएगा, इस तरह से सिकुड़ गया। एंगुलर डिस्टोर्शन में असमान सिकुड़न के कारण दो फ्लैट कोण बनाकर मुड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि एंगल बना के उसमें मुड़ जाना है। फिलेट ज्वाइंट, आउटसाइड कॉर्नर ज्वाइंट तथा सिंगल वी बट ज्वाइंट में एंगुलर डिस्टोर्शन अधिक देखने को मिलता है। देखिए एंगुलर डिस्टोर्शन है, एंगुलर डिस्टोर्शन फिलेट वेल्ड में, फिलेट ज्वाइंट में, ठीक है, एंगुलर डिस्टोर्शन, एंगुलर मैंने एंगल वाला,
तो एंगल वाला अधिकतर किस में होगा, फिलेट वाला में होगा, जो टी ज्वाइंट 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है टी ज्वाइंट वाला में हो जाएगा, एल ज्वाइंट में कॉर्नर में हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड कॉर्नर में भी हो जाएगा, जिस तरह से जैसे इसे ये आउटसाइड कॉर्नर हुआ तो यहाँ वेल्डिंग कर देंगे तो क्या होगा, इसका नीचे मुँह ये आ जाएगा ना तो ऊपर मुँह चला जाएगा, क्लियर। तो एंगुलर डिस्टोर्शन हो गया। एंगुलर डिस्टोर्शन आपको याद रखना है 3, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और एंगुलर। 3 आपको 3 तरह के यह डिस्टोर्शन होते हैं, या तो लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई में बढ़ेगा, नहीं तो एंगल में बढ़ जाएगा, इधर घट कम जाएगा। ओके, आप देख लिए होंगे इसको कि यह जब यह लंबाई जो है इस तरह से कम हो गया, ठीक है, तो एंगुलर हो गया, अति लॉन्गिट्यूडनल हो गया, फिर यह चौड़ाई कम हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, और एंगल भी देखिएगा, एंगल जो है इसका एंगल कितना एंगल ये ऊपर में उठ गया, तो यह एंगल आपको एंगुलर डिस्टोर्शन हो जाएगा। ओके, फैक्टर एफेक्टेड डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन को प्रभावित करने वाला कारक, यानी डिस्टोर्शन को कौन प्रभावित करता है, यानी डिस्टोर्शन जो है कैसे हो सकता है, क्योंकि उसी के कारण डिस्टोर्शन होता है। एक तो तापमान हो गया, ठीक है, लेकिन अगर उसका फिटिंग सही रहेगा, ठीक है, फिटिंग सही रहेगा, स्ट्रक्चर सही रहेगा, तो आपको वह कम होने की संभावना हो जाती है। लेकिन इसमें इफेक्ट करने वाला कारण जो है, कई कारण प्रभाव करते हैं, जैसे डिजाइन, सिंपल डिजाइन होगा डिस्टोर्शन कम होगा, ज़्यादा घिच घाच डिजाइन होगा तो डिस्टोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। प्रिंट मेटल से भी डिस्टोर्शन होता है, माइल्ड स्टील का अलग डिस्टोर्शन होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, एसएस का अलग डिस्टोर्शन होता है। तो डिस्टोर्शन प्रिंट मेटल के हिसाब से भी होता है। ज्वाइंट प्रिपरेशन में भी होता है, जैसे वी ज्वाइंट बना रहे हैं या स्क्वायर बना रहे हैं, तो सभी का जो है डिस्टोर्शन अलग अलग हो सकते हैं। फिटअप, कैसा आप फिटअप कर रहे हैं, असेंबली प्रोसीड्यूर, वेल्डिंग प्रोसेस किस तरह का आप कर रहे हैं, ठीक है। डिपोजिशन टेक्निक, डिपॉजिट किस तरह से आप डिपॉजिट कर रहे हैं, उस पर भी डिस्टोर्शन काम करता है। वेल्डिंग सीक्वेंस, न्यूट्रल एक्सिस के आसपास असंतुलित हीटिंग तथा रीस्ट्रेंट, इस सब के कारण क्या होता है, आपको डिस्टोर्शन प्रभावित होता है। डिस्टोर्शन प्रभावित हटाना, अगर आपको समझना होगा कि हाँ डिस्टोर्शन क्या क्या चीज़ से होता है और इस पर कौन कौन प्रभाव डालता है, तो डिजाइन भी, मेटल भी, आपको किस तरह का डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ इसमें आपको प्रभावित करेगा। इसको इन कारणों में से एक से अधिक कारण वेल्डेड जॉब में डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है। एक से अधिक कारण हो जाएगा, एक से अधिक कारण हो जाएगा, जितना कारण आपको दिख रहा है, इस जितने कारण में एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी कारण हो सकता है, तो आपको डिस्टोर्शन पक्का है। क्लियर। इसलिए डिस्टोर्शन को रोकने या कम करने के लिए वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के दौरान तथा वेल्डिंग के बाद इन सभी कारकों को उचित ध्यान रखना आवश्यक है। यानी वेल्डिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग के पहले भी देख लेना है कि हाँ किस तरह से हम काम करेंगे तो वेल्डिंग हमको डिस्टोर्शन नहीं होगा, तो ये सब ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, आइए प्रिवेंशन ऑफ डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन की रोकथाम, यानी कैसे हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि यह जो है डिस्टोर्शन रोकने के लिए प्रभावी श्रिंकेज फोर्स को कम किया। श्रिंकेज फोर्स ही होता है, जैसे कि ये जो मेटल है, तो मेटल में एक दूसरे से खींचता है, यहाँ खींचता है, ऐसे खींचेगा, इस तरह से खींचेगा, तो श्रिंकेज फोर्स हुआ ना, एक श्रिंकेज फोर्स वहाँ पर भी पढ़े होंगे आप लोग, किसमें, वेल्डिंग का फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी श्रिंकेज फोर्स के कारण वह वेल्ड मेटल को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इस श्रिंकेज फोर्स जो है इसमें कम करना है। क्लियर, कम किया। श्रिंकेज फोर्स को उचित दिशा में नियंत्रित किया जाता है तथा एक श्रिंकेज फोर्स को संतुलन दूसरी श्रिंकेज फोर्स से किया जाता है। यानी एक श्रिंकेज फोर्स जो है, जो वह खींच रहा है, उस खिंचाव को दूसरे तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किस तरह से मैनेज करते हैं हम लोग देखते हैं। इफेक्टिव श्रिंकेज फोर्स को आप कैसे मेंटेन करेंगे। क्लियर, तो आप ये देखिए, एवॉइड
ओवर वेल्डिंग एक्सेसिव रीइंफोर्समेंट, यानी ज़्यादा ओवर वेल्डिंग कर देना, ओवर वेल्डिंग कर देना। देखिए यहाँ इतना वेल्डिंग होना चाहिए, इतना वेल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि इससे ज़्यादा ही उठ गया, रीइंफोर्समेंट ज़्यादा ही हो गया, क्लियर। अगर ज़्यादा होता है तो यह क्या करता है, ये ऊपर मुँह है इसको खींच लेता है, एंगुलर हो गया, एंगल इसका 180 था, वह 180 से 150 हो गया, 170 हो गया, 160 हो गया, क्लियर। तो बट वेल्ड किसको बोलते हैं, जो आमने सामने जो रहता है मेटल उसको बोलते हैं बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड जो टी ज्वाइंट में रहता है, जो 90 डिग्री का एक कोण बनाता है, यहाँ में क्या बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ मेटल टू मेटल 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिलेट वेल्ड में आवश्यकता से अधिक वेल्ड मेटल नहीं भरना चाहिए। क्या करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक वेल्ड मेटल नहीं भरना चाहिए। अधिक रीइंफोर्समेंट होने से श्रिंकेज बढ़ती है, यानी उसमें जो श्रिंकेज फोर्स जो है, एक दूसरे खींचने का जो है क्षमता, वह बढ़ जाता है और डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है। ग्रूव और फिलेट वेल्ड में ग्रूव बेल्ट को ही, यही ग्रूव बेल्ट है, देखिए ग्रूव टाइप है ना, तो ग्रूव बेल्ट को ही बट बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। बट बेल्ट बोलते हैं, ग्रूव बेल्ट को ही बोलते हैं। तो ग्रूव देख रहे हैं, ग्रूव और फिलेट जो बेल्ट है, तो फिलेट यहाँ हम देखे भी थे, लेकिन बट बेल्ट को ही ग्रूव बेल्ट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट की अनुमेय ऊंचाई प्रेंट मेटल की मोटाई का लगभग T/10 होनी चाहिए। कहने का क्या है कि अगर 10 mm का आपका मेटल है, ठीक है, तो ये जो रीइंफोर्समेंट है, इससे जो थोड़ा सा उठना चाहिए ना, ये उठना चाहिए, तो यह 10/10 हो गया, यानी 1 mm, ये 10 से 10 कट गया, तो 1 mm इसको उठने की इजाज़त दी जाती है, क्लियर। कितना, अगर 20 mm का है, तो क्या करना है 20/10, यानी 2 mm ये उठ सकता है, क्लियर। रीइंफोर्समेंट उस पर आप ओवर वेल्डिंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो क्या हो गया, वह आपको क्या कर रहा है, स्ट्रेस को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। तो अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो ओवर वेल्डिंग कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं हो सकता। अगर ओवर वेल्डिंग कीजिएगा तो वह डिस्टोर्शन का कारण बन सकता है। आइए, यूज प्रॉपर एज प्रिपरेशन, एक पॉइंट तो वो देख लिए। दूसरा है कि एज प्रिपरेशन जो है, एज प्रिपरेशन सही से होना चाहिए। सही एज प्रिपरेशन एवं उचित फिट अप करने से रूट पर ज़्यादा फ्यूजन प्राप्त होता है तथा कम वेल्ड मेटल की आवश्यकता होती है, यानी वेल्ड मेटल कम ज़्यादा है उसमें, ठीक है, और फ्यूजन अच्छा से प्राप्त होगा। इससे इफेक्टिव श्रिंकेज फोर्स कम होती है और डिस्टोर्शन घटता है। यानी इसका जो बनावट है वह सिस्टम से रखिए, यहाँ 60 डिग्री है, इससे जो बड़ा होता है, कम होता है इससे, तो वह हो जाएगा आपको 80 डिग्री का हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको प्रॉपर उसको आप अगर फिटिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो क्या होगा, वह प्रॉपर पिघलेगा, ठीक है, और श्रिंकेज जो है फोर्स कम लगेगा, जिससे कि डिस्टोर्शन कम हो सकता है। ओके, चलिए यूज फ्यू पास, यानी अगर आप वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक बार किया गया और फिर दूसरा बार कर दिया, 2 बार में ही हो गया। तो जितना बार आप करेंगे, जितना बार उसमें करेंगे, उतना बार वह गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तो श्रिंकेज फोर्स जो है वह बढ़ते चला जाएगा, बढ़ेगा घटेगा तो सिकुड़ता चला जाएगा। बड़े डायमीटर के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कम पास में वेल्डिंग करने से लेटरल डिस्टोर्शन कम होता है तथा समय की भी बचत होती है। अगर बड़ा डायमीटर से कीजिएगा तो 2 पास में हो जाए, 2 बार वेल्डिंग करने में पूरा हो गया। अगर डायमीटर कम रहेगा इलेक्ट्रोड तो आपको कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 बार किए, तो 6 बार करने से क्या होगा कि यह डिस्टोर्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट का जो है बार बार आना जाना रहेगा, तो डिस्टोर्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा तो डिस्टोर्शन हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए आपको,
एक से दो पास में, एक से दो पास में आपको वेल्डिंग कर लेना चाहिए, या तीसरा कवरिंग रंग लेकर के लास्टली तीसरा बार होना चाहिए, नहीं तो बार बार कीजिएगा तो आपको डिस्टोर्शन उत्पन्न कर सकता है। यूज डीप फिलेट वेल्ड, ठीक है। डीप फिलेट वेल्ड को ज्वाइंट के न्यूट्रल एक्सिस से के अधिक निकट बनाया जाता है। इससे प्लेट्स के खींचकर मिस अलाइनमेंट होने की संभावना कम हो जाती है तथा डिस्टोर्शन नियंत्रित रहता है। देखिए एक है कि देखिए यहाँ एक्सिस है, ये बीच का एक्सिस है, मेटल का एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ वेल्डिंग करते हैं तो यही इतना ही दूर फ्यूजन होता है, इतना ही दूर फ्यूजन होता है और वेल्डिंग हो जाता है, क्लियर ना। लेकिन एक्सिस यहाँ है, इसका कहना हुआ कि डीप फिलेट वेल्ड होना चाहिए। यानी देखिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो डीप फिलेट यानी यहाँ जब एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस तक इसका फ्यूजन होना चाहिए, एक्सिस तक फ्यूजन होना चाहिए। अगर यह न्यूट्रल एक्सिस तक अगर यह नहीं पिघलता है, नहीं जाता है, तो इधर से इसको खींचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यह क्या है, यहाँ पर वेल्डिंग होगा तो यह इसको खींचने की संभावना ये ऐसे करके ऐसे इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यह यहाँ पर ये जो एक्सिस है, यह एक्सिस के मिडिल तक अगर आपको वेल्डिंग होता है, ठीक है, वहाँ तक फ्यूजन होता है, तो इसमें डिस्टोर्शन नियंत्रित रहता है, क्लियर। तो आप देख लीजिए डीप फिलेट, पहला एक तो कम पास में वेल्डिंग करना चाहिए, डीप फिलेट करना चाहिए, ठीक है, उसका प्रिपरेशन अच्छा से हो जाना चाहिए। तो इस तरह से दो तीन अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, आगे देखते हैं और कौन। यूज इंटरमिटेंट वेल्ड, देख लीजिए यहाँ संभव हो कंटिन्यूअस वेल्ड के स्थान पर इंटरमिटेंट वेल्ड का उपयोग करना चाहिए। यानी लगातार वेल्डिंग, मान के चलिए हमको इसको वेल्डिंग करना है, तो यहाँ से लगातार वेल्डिंग करते हुए यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। सो कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, इससे वेल्ड मेटल की मात्रा कम होती है और हीट इनपुट कम होता है, ठीक है, और फिलेट वेल्ड में डिस्टोर्शन भी कम हो जाता है। फिलेट वेल्ड अधिकतर इसमें फिलेट वेल्ड की चर्चा की गई है। फिलेट वेल्ड होता है इस तरह का, इस तरह का, ये फिलेट वेल्ड हो गया। यहाँ पर वेल्डिंग कीजिए, फिलेट वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब हम कंटिन्यूअस वेल्डिंग करेंगे, कंटिन्यूअस वेल्डिंग करेंगे, कंटिन्यूअस वेल्डिंग करेंगे, जब हम कंटिन्यूअस वेल्डिंग करेंगे तो उसमें डिस्टोर्शन बढ़ने की संभावना रह जाती है। इसमें कहा गया है इंटरमिटेंट, देखिए एक इतना दूर कर दिए, फिर यहाँ कर दीजिए, ठीक है। ये फिलेट वेल्ड की बात हो रही है, टी ज्वाइंट बना हुआ है ना, टी ज्वाइंट, इधर भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं, क्लियर। तो एक नंबर इतना दूर कीजिए, फिर यहाँ कीजिए, 3 नंबर यहाँ कीजिए, फिर 4 नंबर यहाँ कीजिए, 5 इधर कीजिए, 6 इधर कीजिए, फिर 7 इधर कीजिए, फिर 8 इधर कीजिए, फिर 9 इधर कीजिए, फिर 10 इधर कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, डिस्टोर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वही अगर यहाँ लगातार कर दीजिए, यहाँ वेल्डिंग कर दीजिए, उधर झुकने की संभावना हो जाती है। लगातार इधर वेल्डिंग कर दीजिए, इधर झुकने की संभावना हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये वेल्डिंग जो है टूट कर करना है, यानी रेगुलर नहीं करना, माने इंटरवल दे करके करना। यानी एक इधर उसके सामने, ठीक है, ये चैन हो गया इंटरमिटेंट, ये स्टेजर्ड हो गया, यानी एक यहाँ तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, फिर 6 यहाँ, फिर 7 यहाँ, फिर 8 यहाँ, फिर 9 इधर, फिर 10 इधर, ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह का हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों ही है क्या है, इंटरमिटेंट वेल्डिंग है, ठीक है। इंटरमिटेंट जो है वेल्ड यूज किया गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको हीट का जो है बंटवारा सभी जगह का हो जाएगा। हीट का बंटवारा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टोर्शन की संभावना कम जाएगी, ओके। मेथड्स ऑफ
रिड्यूसिंग डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन कम करने का विधि क्या है, वो तो हमको करना चाहिए जिससे कि डिस्टोर्शन कम होना होगा। आगे भी है जिससे कि हम उसको डिस्टोर्शन कम कर सकते हैं। यूज बैक स्टेप वेल्डिंग मेथड। बैक स्टेप वेल्डिंग की सामान्य दिशा बाएं से दाएं होती है, ठीक है। सामान्य दिशा क्या होती है, सामान्य दिशा बाएं से दाएं होती है, यानी इधर से ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन प्रत्येक छोटा वेल्ड बीड दाएं से बाएं बनाया जाता है। जब छोटा छोटा बनाना है तो इतना बनाइए, इधर से बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, इस तरह के बनाया जाता है। इस विधि में प्रत्येक बीड अगले बीड को लॉक करता है, जिससे कि फ्लेट का फैलाव कम होता है और डिस्टोर्शन घट जाता है। यानी बैक स्टेप यानी वही छोटा छोटा करके बिल्डिंग आपको इसमें भी करने के लिए कहा जा रहा है। बैक स्टेप का देख रहे हैं, वही छोटा छोटा, जैसे कि यहाँ से हम डायरेक्ट अगर वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट वेल्डिंग करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अगर हम बैक स्टेप अगर वेल्डिंग करेंगे, बैक स्टेप वेल्डिंग करेंगे तो एक इतना दूर किए, फिर यहाँ से इतना दूर किए, फिर यहाँ से इतना दूर किए, फिर यहाँ से इतना दूर, फिर यहाँ से इतना दूर, फिर यहाँ से इतना दूर, ऐसे ऐसे करते हुए जा सकते हैं। क्लियर? ऐसे लगातार यहाँ से करते हुए जाइएगा तो वह डिस्टोर्शन का कारण बन सकता है। क्लियर? चलिए, इसको तो हम लोग समझे हुए थे, आगे बढ़ते हैं। प्लान्ड वांडरिंग मेथड, यानी वांडरिंग माने क्या होता है, घूम घूम कर, ठीक है, लेकिन प्लान से घूम घूम कर, अनप्लान्ड नहीं, प्लान्ड। लंबे ज्वाइंट की बिल्डिंग बीच सेंटर से शुरू करके दोनों सिरों की ओर की जाती है। यानी लंबा अगर बिल्डिंग होगा तो क्या करना है, बीच से यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और दोनों ओर किया जाएगा। ओके, इससे हीट एवं स्ट्रेस समान रूप से वितरित होता है तथा डिस्टोर्शन कम होती है। इससे क्या होगा, देखिए कि एक यहाँ किए, ठीक है, एक यहाँ किए, दो कहाँ चल गया, तीन यहाँ आया, तीन यहाँ है, तीन, चार, फिर चार। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि बीच से शुरू करके, बीच से यहाँ से शुरू करते हैं वेल्डिंग, यहाँ से वेल्डिंग शुरू करते हैं, एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, पाँच यहाँ, छः यहाँ, इस तरह से आपको वेल्डिंग करना है। वांडरिंग माने घूम घूम के करना है, छोटा छोटा करके घूम घूम के करना है। तो उससे क्या होगा, आपका हीट जो है समान रूप से उसमें वितरित होगा और आपको मेटल का स्ट्रेस कम हो रहेगा। कम होने के कारण वहाँ डिस्टोर्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। ओके, स्किप वेल्डिंग। स्किप वेल्डिंग में लगातार वेल्डिंग ना करके छोटे छोटे भागों में लगभग 75 mm तक वेल्डिंग की जाती है तथा बीच के भाग बाद में भरे जाते हैं, जिससे कि हीट समान रूप से फैलती है, लॉक्ड अप स्ट्रेस तथा वार्पिंग कम हो जाते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, स्किप वेल्डिंग में कि आपको छोड़ के वेल्डिंग करना है। इतना कर दिए फिर हटा दिए, फिर इतना कर दिए हटा दिए, फिर इतना कर दिए हटा दिए, फिर इतना कर दिए हटा दिए, फिर बाद में इतना किए, फिर बाद में इसको किए, फिर इसको किए, तो स्किप वेल्डिंग हो गया। यानी छोटे के वेल्डिंग करना है, जिससे क्या होगा, हीट जो है अपना एडजस्ट करते रहेगा उसमें। ओके, लोकेटिंग पार्ट्स आउट ऑफ पोजीशन। वेल्डिंग से पहले प्लेट्स को जानबूझकर विपरीत दिशा में थोड़ा झुकाकर प्री सेटिंग रखा जाता है। वेल्डिंग के बाद श्रिंकेज होने पर प्लेट अपनी सही स्थिति में आ जाती है और डिस्टोर्शन कम हो जाता है। बात समझ गए होंगे? क्या समझे कि वेल्डिंग से पहले मान के चलिए हमको ये सीधा में हमको चाहिए था, प्लेट को सीधा में प्लेट को रखना था, इस तरह सीधा में प्लेट को रखना था। लेकिन किए क्या कि इस प्लेट को क्या किए कि इस तरह से हम नीचे झुका दिए, इसको नीचे झुका दिए, ठीक है, नीचे झुका दिए इसको। क्लियर? यानी प्री सेटिंग पहले ही से
पहले ही से जो प्री सेटिंग है वह नीचे झुका कर किए, नीचे झुका दिए। नीचे झुकाने का जिसकी वेल्डिंग करेंगे, इसमें वेल्डिंग करेंगे तो यह क्या हो गया, ऊपर इसको खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा तो वह बराबर पर आ जाएगा। लेकिन यह संभावना बहुत एक्सपीरियंस होल्डर का काम है कि हम कितना झुकाएंगे कि हम खींचेंगे तो कितना वह एडजस्ट होगा। तो इसको आप कर सकते हैं, यानी लोकेटिंग पार्ट ऑफ, यानी पहले से आप इसको क्लियर प्री सेटिंग कर सकते हैं। ओके, इसमें भी वही है, अलाउ श्रिंकेज स्पेसिंग करके जिससे कि हमको इसका जो जितना है डाया, ठीक है, इतना स्पेस है तो इस स्पेस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, इस स्पेस को बढ़ा देंगे और तब वेल्डिंग करेंगे तो क्या हो गया, ये स्पेस जो है यहाँ पर सिकुड़ के यहाँ तक आ जाएगा, मेरा पोजीशन पर आ जाएगा। वही जो पहले हम लोग प्री सेटिंग किए थे उसी का ये भाग है, जो इस थोड़ा सा बदला हुआ है कि हाँ हम जो जगह कोई हम ले रहे हैं उस जगह से थोड़ा बड़ा करके वेल्डिंग करेंगे, वह अपनी जगह पर आ जाएगा। वेल्डिंग प्लेट से पहले प्लेट के बीच उचित गैप छोड़ दिया जाता है। श्रिंकेज होने पर यही गैप कम होकर ज्वाइंट को सही स्थिति में ला देता है और डिस्टोर्शन कम हो जाता है। क्लियर? आइए, एक श्रिंकेज फोर्स से दूसरे श्रिंकेज फोर्स को कैसे संतुलित करता है। प्री बेंडिंग करना, वो तो प्री सेटिंग था, कैसे सेट करके हम वेल्डिंग कर लिए। यह है कि पहले से बेंडिंग कर दीजिए, यानी पहले से बेंड कर दीजिए, बेंडिंग यानी यह जिग हो गया, ये आप जिग देख लिए होंगे, यह जिग देख लिए होंगे। ठीक है, ये जिग में क्या होता है कि हम लोग मेटल को पहले से पूरा बेंड करके बांध दिए, वेल्डिंग कर लिए तो यह सीधा होके अपने आप ऊपर आ गया। तो वही कह रहा है कि प्री बेंडिंग कर देना। वेल्डिंग से पहले कार्य वस्तु को अपेक्षित दिशा के विपरीत थोड़ा मोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग के बाद श्रिंकेज होने पर कार्य वस्तु सीधी हो जाती है, जिससे कि डिस्टोर्शन कम हो जाता है। यानी उस वस्तु को उसके उल्टी दिशा में मोड़ दीजिए हल्का सा, तब बेंड कर दीजिए, वेल्डिंग कीजिए, फिर उठाइए, फिर अपने दिशा में अपनी स्थिति पे आ जाएगा। तो डिस्टोर्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, इस विधि में वेल्डिंग एक निश्चित क्रम सीक्वेंस में की जाती है, जिसे ज्वाइंट के दोनों ओर बारी बारी से वेल्डिंग करने पर दूसरी ओर की श्रिंकेज फोर्स पहली ओर की श्रिंकेज फोर्स का संतुलन कर देती है, जिससे डिस्टोर्शन कम हो जाता है। यानी एक सीक्वेंस से वेल्डिंग कीजिए। ठीक है, सीक्वेंस में वेल्डिंग कीजिए। तो सीक्वेंस से वेल्डिंग करने के लिए आपको अगर एक यहाँ है तो दो यहाँ लीजिए, ठीक है, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ 5 हो गया। तो एक सीक्वेंस में वेल्डिंग कीजिए। सीक्वेंस में वेल्डिंग करने से उसका जो है हीट का डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होते चला जाता है। ओके, अब पिनिंग भी किया जाता है। पिनिंग में वेल्ड मेटल जमा होने के तुरंत बाद उस पर हल्की हथौड़ी से चोट की जाती है। इससे वेल्ड बीट थोड़ा फैल जाता है और ठंडा होने वाली श्रिंकेज का प्रभाव कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप डिस्टोर्शन तथा रेसिडुअल स्ट्रेस कम होती है। क्या समझे कि अगर यह जम रहा है, ठीक है, जम गया है, हल्का गर्म है, ये है, इसको धीरे धीरे हल्का से हथौड़ी से पिनिंग कर दीजिए, हल्का मार दीजिए। मारने के बाद क्या होगा कि इसका स्ट्रेस कम हो जाता है और इसका डिस्टोर्शन कम होने की संभावना हो जाती है। ओके, डाइवर्जिंग अलाउंस, देखिए डाइवर्जिंग अलाउंस भी देना है। वेल्डिंग के दौरान प्लेट सिकुड़ कर एक दूसरे की ओर आने की प्रवृत्ति रखती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो सिकुड़ जाता है ना, ऐसे यहाँ से वेल्डिंग किया तो ऐसे आके सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, अच्छी बात है। इसे ध्यान में रखते हुए वेल्डिंग शुरू करने से पहले प्लेट को बीच में आवश्यक गैप या हल्का डाइवर्जेंस श्रिंकेज होने के बाद प्लेट सही स्थिति में आ जाती है और डिस्टोर्शन कम हो जाता है। तो क्या हो गया, डिस्टोर्शन कम। देखिए यह जो प्लेट है, ये प्लेट है, एगो हम सीधा अगर करते हैं तो इतना पर आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ई गैप बराबर होगा, ई गैप आपको बराबर होगा। लेकिन इसको क्या किया गया है,
यहाँ गैप इतना रखा गया है, यहाँ ज़्यादा रखा गया है। देखिए यहाँ ज़्यादा रखा गया है, यहाँ कम रखा गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखने में आ गया होगा। तो यह गैप जो है हर 300 mm पर 3 mm का गैप अधिक होना चाहिए। तो यह गैप जब बड़ा कर देते हैं तो जब यहाँ से वेल्डिंग करते हैं, ऐसे ऐसे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते जाते हैं, तो यह जो सिकुड़ते सिकुड़ते इतना अपने जगह पर आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस अलाउंस। ओके, आइए इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ाई किए हैं वह कहाँ तक आपको समझ में आया है। वेल्डेड जॉब के आकार एवं विकृति में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आप समझ गए होंगे, हम लोग पढ़ाई किए हैं। अस्थायी जो परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन, संकुचन, विकृति या संलयन। तो क्या कहा जाता है? यह डिस्टोर्शन हो गया, आपको क्या हो गया? विकृति हो गया। देखिए एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन में आपको मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ जो है प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, और यह इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। ये भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, मान के चलिए वहाँ जाइएगा तो आपको डिस्टोर्शन सही समझ में आएगा, विकृति आपको समझ में नहीं आएगी, विकृति किसको बोलते हैं, और डिस्टोर्शन आपको सही समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसको इंग्लिश को जरूर देखिए, उस ऐप पर जा कर के इस PDF को जरूर देखने का प्रयास कीजिए। ओके, वेल्डिंग में डिस्टोर्शन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है ये देखे होंगे, उस समय से हम लोग जाना कि मुख्य कारण क्या है। तो समान प्रसार एवं संकुचन, समान प्रसार होगा और संकुचन होगा तो फिर डिस्टोर्शन तो होबे नहीं करेगा। क्लियर? असमान, हाँ, असमान प्रसार होता है और असमान संकुचन होता है, तब होता है डिस्टोर्शन। ओके, किस प्रकार के डिस्टोर्शन में फ्लैट बेल्ट की लंबाई की दिशा में मुड़ जाती है? लंबाई की दिशा में कौन सा डिस्टोर्शन में लंबाई की दिशा में मुड़ जाती है? 3 तरह के हम लोग पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और एंगुलर। तो आप देखिए ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन, एंगुलर डिस्टोर्शन, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन और एंगुलर डिस्टोर्शन। 3 को पढ़े थे ना, 3 को। अब तीनों में लंबाई में कौन होगा? तो देखिए लंबाई लॉन्गिट्यूडिनल, याद रखिएगा, लंबाई से लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, किस प्रकार की डिस्टोर्शन में फ्लैट चौड़ाई की दिशा में सिकुड़ती है? तो चौड़ाई आप देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल में लंबाई में, ट्रांसवर्स चौड़ाई में, एंगुलर एंगल में। ठीक है, तो एंगुलर हो गया एंगल में, लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई में, तो ट्रांसवर्स चौड़ाई में हो जाएगा। ओके, किस ज्वाइंट में एंगुलर डिस्टोर्शन अधिक होती है? माने एंगुलर डिस्टोर्शन तो और सभी में होता है, ठीक है, लेकिन होता किस में अधिक है? तो अधिक किस में होगा? जो टी ज्वाइंट फिलेट बेल्ट जो होगा उसी में ज़्यादा एंगुलर डिस्टोर्शन होता है। तो आप देखिए लैप ज्वाइंट, फिलेट ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, स्क्वायर बट ज्वाइंट, तो किस में होगा? फिलेट ज्वाइंट में होगा सबसे अधिक। वेल्डिंग में डिस्टोर्शन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्रभावित करने वाला कारक हम लोग देखे थे उस समय ना, कि ज्वाइंट तैयारी करने का फिटअप, पेंट का रंग, कार्यशाला का फर्श या ऑपरेटर की ऊंचाई, कौन सा प्रभावित करता है? प्रभावित करने में हम लोग क्या देखे थे कि जो उसका जो है बनावट जो है, फिटअप, ज्वाइंट की तैयारी वो सही होनी चाहिए, नहीं तो यह आपको डिस्टर्ब करेगा। मेटल भी डिस्टर्ब करता है, मेटल से भी उसका प्रभावित करता है, किस तरह का मेटल बेस मेटल है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वेल्ड मेटल भरने से बचकर इफेक्टिव श्रिंकेज फोर्स को कम करने की विधि कौन सी है? यानी आवश्यकता से अधिक अगर वेल्ड मेटल भरना है, नहीं भर रहे हैं, ठीक है, बचना चाहते हैं, ठीक है, क्या है? आवश्यकता से अधिक यहाँ पर वेल्ड मेटल नहीं रखना चाहते हैं, तो तब हम उसको हम कम कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा होगा ये आप बता रहे हैं। देखिए
पिनिंग, पिनिंग तो लास्ट में जो हथौड़ा मारा जाता है, जो हम लोग देखे हैं। पूर्व से मोड़ना यानी प्री बेंडिंग कर देना, जिससे कि बाद में आके वह अपनी जगह पर आ जाता है। स्किप वेल्डिंग यानी छोड़ छोड़ के वेल्डिंग, ठीक है, छोड़ छोड़ के वेल्डिंग। और ये क्या है, एवॉइड ओवर वेल्डिंग यानी ज़्यादा एक्सेसिव रीइंफोर्समेंट नहीं करें, तभी तो ओवर वेल्डिंग नहीं होगा। ओवर वेल्डिंग से बचना है यानी अधिक मेटल से भरने से बचना है, तो क्या करना होगा, रीइंफोर्समेंट कम करने की ज़रूरत है। ओके, बड़े डायमीटर के इलेक्ट्रोड तथा कम पास का उपयोग करके लेटरल डिस्टोर्शन कम करने की विधि कौन सी है। देखिए, अगर बड़ा डायमीटर का इलेक्ट्रोड अगर यूज करते हैं, कम पास अगर यूज करते हैं उसमें, ठीक है, कम पास में, तो वह कौन सा होगा, कौन सा सिस्टम है जिसमें कि इस तरह के हम बच सकते हैं। तो देखिए, यूज ऑफ फ्यू पासेज, यानी बड़ा डायमीटर अगर करेंगे यूज, कम पास में अगर वेल्डिंग करेंगे, कम पास यूज करके हम उसको बचा जा सकता है। बैक स्टेप मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग होता है, यहाँ से हम वेल्डिंग करते हैं, तो ऐसे नहीं, एक यहाँ से इतना कर दिए, फिर इतना कर दिए, फिर इतना कर दिए, फिर इतना कर दिए, फिर इतना कर दिए, हो गया बैक स्टेप, ठीक है। स्किप वेल्डिंग, इतना 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 छोटे छोटे कर दिए दोनों तरफ इस तरह के। पिनिंग माने हथौड़ा से मारे, ठीक है ना, लास्ट में, तो हो गया। तो यह क्यू पास जो है आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, डिस्टोर्शन कम करने के लिए न्यूट्रल एक्सिस के निकट कौन सा वेल्ड बनाया जाता है। देखिए, न्यूट्रल एक्सिस हम लोग एक बार टी जॉइंट का भी पढ़े थे ना। न्यूट्रल एक्सिस यानी यह जो है, ये एक्सिस है, और यह जो है, यह एक्सिस है, यह एक्सिस है। तो जब वेल्डिंग करेंगे तो यह न्यूट्रल एक्सिस ऐसे करके ई एक्सिस और एक्सिस के बीच से होते हुए ये बनेगा। तो अब इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, तो डीप फिलेट वेल्ड यानी गहरा फिलेट वेल्ड अगर करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस का उपयोग किया जाता है। ओके, डिस्टोर्शन कम करने के लिए कंटिन्यूअस वेल्ड के स्थान पर किस प्रकार का वेल्ड उपयोग किया जाता है। मान के चलिए यह वेल्डिंग करना है, तो कंटिन्यूअस यहाँ से वेल्डिंग नहीं कीजिए, कंटिन्यूअस वेल्डिंग नहीं करना है, तो फिर कौन सा वेल्डिंग करेंगे जिससे कि हम उसमें बच सकते हैं। तो इंटरमीडिएट वेल्डिंग, इंटरमीडिएट यानी तोड़ तोड़ के वेल्डिंग करना है, इतना कर देना है, यहाँ कर देना है, फिर इतना कर देना है, फिर इधर से इतना कर देना है, फिर इसमें कर देना है, फिर इसमें कर, मैंने इस तरह से आपको इंटरमीडिएट वेल्डिंग कर देना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका डिस्टोर्शन कम हो जाएगा, उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, जिससे कि वेल्डिंग। तो देखिए यही था। थैंक यू। आपको इसको अच्छा से देखिए, और अगर अच्छा लगे तो फिर इसको अपने साथियों को भी देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि वह भी इसको जान सके। और कैसा है लगा इसको ज़रूर आप इसमें कमेंट करिएगा, जिससे कि हम इसको और बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।